आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्पष्ट आई नहीं। 2-3 दिन से हाँ, वो आपने आगे ट्रैवलिंग की वजह से सिग्नल में दिक्कत आ सकती। मैं टेक्सटाइल कॉलेज में हूँ भिलवाड़ा में। हाँ जी, ओके। और पिछले 2 साल से जीवन विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। सोम भाई का पहला शिविर अटेंड किया था। अच्छा, 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 ओके। भैया आपका उसके बाद पठन हो गया है पूरा? हाँ जी। पठन हो गया है पूरा? दर्शन का पठन जो है वो हो गया है पूरा? नहीं दीदी, नहीं दीदी, अभी हम लोग एक अध्ययन शिविर वहाँ पे श्री राम भैया का कराया था हुँ, भिलवाड़ा में। जी, तो अभी पठन शुरू होगा। अभी भिलवाड़ा में माहौल बना रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो आपके लिए ये ग्रुप मुझे लगता है बढ़िया है क्योंकि बहुत बेसिक से ही हम यहाँ चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। बढ़िया। और मुझे जानकारी में आया कि आपने मियावाकी फॉरेस्ट वहाँ पर लगाए हैं सघन वन। हाँ हाँ जी, एंड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 850 का पौधे हमारे पास है। जी, और एक एक 2.5 साल का हो गया, एक अभी 3 महीने का है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ठीक है ना? तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगी चूँकि आप यात्रा कर रहे हैं इसलिए, ठीक है? तो ठीक। आप सुनिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते। जी, बढ़िया। ओके, तो अब अभी हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। जानकी दीदी, सुशील भैया और पवन भैया हैं, डॉक्टर एस के टिब्रेवाल भैया हैं, अलका दीदी हैं, सुधा दीदी हैं, सुमन दीदी आ गई हैं, जनक हैं और मैं हूँ। बढ़िया। तो हम लोग कहानी धरती की देख रहे थे और उस कहानी को देखते-देखते बहुत सारा है ना ये धरती कैसे बनी, इस क्रम में बहुत सारी बातें मुझे लगता है स्पष्ट हुई होंगी और इस स्पष्टता के चलते अभी हमने काफ़ी लंबी यात्रा पूरी कर ली है और अंत में अब बात आ गई है मानव की और मानव रहेगा तो ऐसा लगता है कि बिना ऊर्जा के तो रह नहीं सकता, उसको कुछ सापेक्ष ऊर्जा चाहिए, जिससे उसने कुछ उपकरण वगैरह चलाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो उभरते ऊर्जा स्रोतों के बारे में है। बाबा जी ने भी इस पे काफ़ी टीका-टिप्पणी करी है। कल की मूवी उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अगर यहाँ अच्छे से नहीं देखी होगी तो कम से कम आपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके देख ली होगी। आप में से किसी ने देखी और उस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ उस विधि से। आप में से किसी ने उस मूवी को पूरा अच्छे से देखा? किसी ने नहीं देखा? ओके, वेलकम निमिषा दीदी। हम बात कर रहे हैं कि जो मूवी हमने कल देखी थी, है ना? वो आपको कैसी लगी? और उसके बारे में अगर किसी को कुछ कहना हो कहिए, है ना? अगर आपने डाउनलोड करके देखी हो, तो भी बताइए। नमस्ते, नमस्ते सभी को। नमस्ते निमिषा दीदी, स्वागत है। बहुत बढ़िया मूवी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसी चीजें ढूंढ कर ले आते हैं। हमारा तो इतना ध्यान जाता है, फिर भी हम लोग ऐसा कुछ ढूंढ नहीं पाते हैं। तो पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और दर्शन को समझने के लिए भी ये सब चीजें बहुत उपयोगी है। एक जो पूरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में व्यू अपने अंदर तो बनता है, लेकिन कोई कोई जगह पे जो डॉट्स रह जाते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये सब चीज आप लोग मतलब कहानी धरती की वाले सभी आर्काइव्स जो है वो भी हम लोग देखे, ये देखा। लास्ट संडे वाली मूवी भी देखी, तो काफी चीजों पे ध्यान जा रहा है। जो इतनी भी समस्याएं बाबा जी ने भी बोला है, उसमें जो फंडा है उसके एस्पेक्ट से ये सब देखते हैं तो पता चलता है। और दूसरा, कल वाली मूवी तो जैसे बाबा जी को इतना अच्छा दर्शन मतलब उनको तो डायरेक्ट ही परसीव हुआ है, लेकिन जो भी डायरेक्टर ने मूवी बनाई है तो भाषाभास के लेवल पे भी हर एक मानव में ये सब है। और इतनी अच्छी धरती की उन्होंने भी परिकल्पना की। तो बढ़िया बात है। क्यों ऐसे चीजें बैन हो रही है वो भी एक समस्याजनक मुझे तो लग रहा है कि एक जी। मानव की कल्पना में ये सब आना ही चाहिए। तो हुँ, क्या है कि जल्दी चीजें आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर उसका शेप तो वो लेना ही है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। लेकिन मेरे बिल्कुल। लिए पर्सनली बोलूं तो जितना व्यू हमने मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जो बाबा जी ने एक परिकल्पना की है हमने की है, उसमें जितने भी कहीं कहीं ऐसा लगता था कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। काफी हुँ, लोगों से बात होती है तो एक कल्पना बहुत अच्छे से बन जाती है, और चित्रण जो इतना अच्छा स्पष्ट चित्रण बन जाता है तो आश्वस्ति भी बहुत हो जाती है कि हाँ हाँ बस हो जाएगा, और विश्वास बढ़ता है हमारा।
इससे। एकदम एकदम आपने जो वो बात कहनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसी बात पर ध्यानाकर्षण कराना चाहती थी कि देखिए अनुभव मानव परंपरा में आ चुका है। जागृत परंपरा हमारे लिए काम है ना। और ये सभी मानवों की कल्पना में आएगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास ही है। और ऐसा प्रयास बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। सिर्फ स्पष्टता नहीं है, वैचारिक स्पष्टता नहीं है, वो किसी किसी छोटे 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 चंक्स में काम कर रहे हैं ना, तो उतना पर्याप्त नहीं है। लेकिन लोग तो सारे ही लगे हुए हैं। आप ये जान करके, जितने मैं आपको आगे आने वाले समय में वीडियोस दिखाऊंगी, आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि जब हम वैचारिक समाधान के क्रम में कुछ बातों को सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। इस दुनिया में बहुत सारी जगह बहुत सारा अच्छा अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ उनको वैचारिक स्पष्टता मिल जाएगी तो और काम हो जाएगा। और एक चीज और, एक बाबा जी ने बात बोली थी कि मैं जो हूं ना, मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल हूं। तो आज मैं सवेरे सवेरे सोच रही थी कि मैक्सिमम ब्यूटीफुल क्या होगा, है ना। अगर वो अपने आप को मिनिमम ब्यूटीफुल कह रहे हैं और बाबा जी सच ही बोल रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए, है ना, वो एक बहुत ह्यूमिलिटी से बात नहीं कह रहे, सिंपली जस्ट कह रहे हैं कि आई एम द मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल। तो आप कल्पना कीजिए कि मैक्सिमम ब्यूटीफुल मॉडल क्या होगा, है ना। इस क्रम में जैसे कल मूवी में था ना, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्लेनेट पे अब हम आग भी नहीं जलाते हैं, केवल साल में एक बार आग जलाते हैं, उससे हम चाकू बनाते हैं। तो चाकू बनाने का काम मानव को समझ में है कि चाकू तो चाहिए, इसके लिए साल में केवल एक बार हम आग जलाते हैं। तो सच में मानव, है ना, एक समय में धीरे 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 धीरे, अभी तो जो व्यवस्था बाबा जी ने दी है तो ठीक है, इसी से हम एक शिफ्ट लेंगे। लेकिन शिफ्ट होते होते मुझे लगता है कि मानव और भी आगे गति करेगा, और उस क्रम में भी बहुत सारी स्पष्टताएं उसको होती चली जाएंगी, उसकी आवश्यकताएं और ये होती चली जाएंगी। सुधा दीदी जी, स्वागत है, बताइए। जो शालिनी आपने कहा अभी कि बहुत सारे लोग इस दिशा में सोच रहे हैं, और जो लोग दर्शन से नहीं जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब मानव की कल्पना में तो ये है ही कि जागृत मानव होगा या समझदार मानव जब हो जाएगा तो कैसा होगा। जी तो कल मूवी देखते देखते मतलब मुझे बड़ा ध्यान में आ रहा था कि मैं बताऊं कि जो हमारे मित्र गुजराती जानते हैं या समझते हैं, जी। एक हमारे लेखक हैं ध्रुव भट्ट करके हम्म गुजराती में, और हम्म उन्होंने एक नवलकथा लिखी है ना इति करके। और हम्म पूरी काल्पनिक जैसे फिल्म में बताया है वैसे ही है कि हम्म पृथ्वी का जब हाल बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब आज से सैकड़ों साल के बाद की कल्पना की है कि उसमें पूरी पृथ्वी को डोम के जैसे ढक देंगे, क्योंकि हम्म बाहर का अब आने जैसा रहेगा नहीं। और हम्म लोगों को बिल्कुल मैकेनिकल उससे कर देंगे कि जितना उनके में डाला जाए लोग उतना ही करेंगे, उससे हम्म, ज्यादा अपनी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं लगाएंगे। और अच्छा। दूसरी एक धरती है जहाँ पे विनाश हो के समझ के फिर सही जीना लोग सीख गए हैं। और ये पृथ्वी पे से एक आदमी उस धरती पे किसी तरीके से चला जाता है, और हम्म वहां की जो मानव परंपरा है, तो वहां पे यही सब बताया है कि जागृत मानव होगा तो वो कैसे जिएगा। वो इवन खेती भी अभी हम कर रहे हैं वैसे नहीं करेगा कि धरती को जरा सा भी नुकसान हो। वो इवन कंद भी जमीन में से नहीं निकालेगा, जो जमीन के ऊपर होगा वो ही लेगा। मतलब शहद कैसे लेगा, कपड़े हम्म कैसे बनाएगा, और उनके पारस्परिक संबंध कैसे होंगे। तो जब मैंने वो नवलकथा पढ़ी मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लगा था कि इन्होंने तो कभी बाबा जी को सुना भी नहीं है, हाँ लेकिन कल्पना में तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत बात है ही कि जब मानव समझदार हो जाएगा तो कैसा होगा, और वो जिंदगी कितनी खूबसूरत और अच्छी होगी। तो जो हमारे दोस्त गुजराती समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो ये ध्रुव भट्ट जी की ना इति पढ़ सकते हैं, ये मैं कहना क्या चाहती बात है, बढ़िया। तो देखिए आपके पास एक बुक सजेशन भी आ ही गया, है ना। तो इसे, अगर आपके पास समय हो और आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता हो तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। मुझे लगता है ये बढ़िया बात है। और ये जो पर्टिकुलर ये कहानी थी, ये कहानी एक्चुअली जनक को बहुत सारा थैंक्स। जनक हैं जो जब से मतलब मुझे लगता है कि मैं तो कभी ये सब सर्च करती नहीं हूँ, मेरा शो थोड़ा अलग तरीके से ही चलता रहता है, आध्यात्मिकता में ही ज्यादा चलता रहता है। लेकिन जनक हैं जो ऐसी सारी चीजें ले ले करके आ करके, और हर रोज हमें मतलब कई वर्षों से जनक का एक ये वो रहा है कि खाना खाते समय कुछ देखने की आदत है तो कुछ सार्थक देख लिया जाए।
मैं मतलब मेरा ये आग्रह रहता था कि कुछ सार्थक देख लिया जाए। तो इस चक्कर में ऐसी सारी चीजें मिलते चली गई, और जनक के पास एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है भी बहुत सारी चीजों का, तो उन वो ऐसे ही हैं। तो इस क्रम में ये मूवी मैंने बहुत साल पहले देखी थी, और मुझे ये लगता था यार ये जबरदस्त मूवी है, एक किसी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना करी। और आज आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब से मैंने ये मूवी देखी और जब से मैं दर्शन के मतलब साथ में आई, तब से मेरे मन में ये बात है कि यार एक ऐसी अपने को मूवी बनानी है, और पूरी दर्शन जो जो दर्शन बात कह रहा है ना, उसका निचोड़ अभी बहुत लोगों के पास आ गया है काफी सारा। मुझे लगता है अगर डॉक्यूमेंट्रीज बन जाए ना एक एक बात के ऊपर, जैसे अर्थशास्त्र क्या शिफ्ट है इसमें, है ना, जनवाद में तो क्या शिफ्ट है, तो जो शिफ्ट है ना, जैसे हमने द स्टोरी ऑफ स्टफ देखा, उसको हम और आगे उसमें स्टोरी ऑफ सॉल्यूशंस और ऐसे हैं, उनको भी देखेंगे। और एक समय के बाद मेरी और जनक की, मतलब मेरी मूलतः इच्छा है कि इस काम को किया जाए कि हम इसको डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में दिखा पाए, हर व्यक्ति के चित्रण तक जाना चाहिए कि अब हमें व्यवस्था में किस तरह का शिफ्ट चाहिए। क्यों, धन्यवाद। क्योंकि जानते, एक तो है कि व्यक्तिगत हमें बहुत सारे प्रयास करने, और दूसरा है कि यदि व्यवस्था में शिफ्ट आने लग जाए, है ना, तो ये काम बन जाएगा। और जब ये डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बात लोगों के सामने पहुंचेगी, तो ये घटेगा घटेगा घटेगा। धन्यवाद। तो ये एक मेरा मन ही मन कहीं ना कहीं अंदर अंदर संकल्प है। आज मैं चाहती थी आज इसको बोलूं, क्योंकि कई बार बोलने से ना वो आगे मैनिफेस्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ये मूवी दिखाने का विचार मेरा 2 साल से, कि मैं कैसे सब लोगों को ये वाली मूवी दिखा दूं एक बार। तो वो 2 साल में सोचते सोचते एक दिन आखिरकार ऐसा कुछ हो ही गया कि ये हो गया। चलिए, कल बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा पाई, पर आप गूगल ड्राइव में उसको जरूर देखिए, और उस मूवी को कम से कम 3-4 बार देखिए, कि एक एक चीज वो जो डायलॉग्स लिखे गए ना, हाउ इंटरकनेक्टेड इट इज, है ना, कि वो व्यक्ति सोच भी नहीं पा रहा है, मतलब जो जागृत परंपरा का व्यक्ति है वो भले अनुभव उसको नहीं हुआ है, लेकिन उसकी कल्पना में व्यर्थ चिंतन ही नहीं चल रहा है, व्यर्थ चित्रण ही नहीं हो रहा, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है जी, है ना। तो इस काम को हमको करना है, और इस काम को हम करके रहेंगे। ये भी बात है ना, जो हम सोच लेते हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो कर ना पाए हो, तो आगे भी ऐसा नहीं होगा, इसको करेंगे जरूर। बढ़िया, ठीक है। चलिए, उभरते ऊर्जा स्रोत, है ना। एक वीडियो में बाबा जी कहते हैं, मैं हमेशा ये विचार करती हूँ, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम विज्ञान में बड़ा आगे निकल गए, और विज्ञान ने खूब तरक्की कर ली, इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली है कि हम चांद तक, मंगल तक, है ना, पहुंच गए हैं। और एक वीडियो है जिसमें बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी बात बता रहे हैं प्रतिबिंबन क्रिया की, और कह रहे हैं ऐसे अस्तित्व में पहचान होती है। तो वहाँ के जो बैठे हुए लोग हैं वो थोड़ा एकदम चकाचौंध हो जाते हैं, कहते भाई ऐसे कैसे, मतलब तो हम लोगों ने तो काफी सारे अभी यंत्र ऑलरेडी बना लिए हैं, क्योंकि अभी तो हमने जैसा भी विज्ञान हमने समझा है, भाई कर तो हमने बहुत कुछ लिया है। तो बाबा जी बड़े प्यार से बोलते हैं, हाँ देखो कैसा कर लिया है, कि तुम 4 किलो कोयला जलाते हो, उससे जितनी ऊर्जा निकलती है, मान लो एक्स अमाउंट ऑफ ऊर्जा निकलती है ना, या 1000 कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ऐसा समझिए 1000 कैलोरी ऊर्जा निकलती है 4 किलो कोयला जलाने से, तो आपके घर तक जब पहुंचती है तो केवल वो 250 कैलोरी रह जाती है ना। ऊर्जा को यहाँ पर जूल में माप सकते हैं। तो ऐसी तुम विज्ञान को समझे हो। तो ये वास्तव में जब से मैंने इस बात को सुना, मेरे दिमाग में ना ये बात कौंधती रहती है कि हमने भैया विज्ञान को भी सही समझा कि नहीं समझा, और ये जो उपकरण बनाए हैं ये वास्तव में, ये क्या वास्तव में विकास है। तो इसी जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में बाबा जी कहते हैं कि देखो, मनुष्य की औकात इतनी है कि केवल अभी तक पदार्थावस्था से वो सारे उपकरणों को बना पाया है, प्राणावस्था तक को छू भी नहीं पाया है, ठीक है। तो मेरा ध्यान इस बात पे भी है, क्या ऐसे भी उपकरण हो सकते हैं। और वो जो कल मूवी में ऐसे ऐसे करके देवर टॉकिंग ना, तो एक समय किसी की कल्पना में भी नहीं आता होगा कि ऐसे हम एक फोन उठाएंगे और फोन उठा करके बात करेंगे, हमारी ब्राजील में बैठी दोस्त जो है वो, उससे हमारी बात हो रही होगी, ऐसा हमारी कल्पना में नहीं आता होगा, लेकिन अब आता है ना। और जिसकी कल्पना में आता होगा उसको देवता मानते होंगे, है ना, ऐसी कल्पनाएं करते होंगे, लेकिन अब ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो
तो इस होने के क्रम में हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ बस। तो हमने अभी तक जितने भी ये उपकरण बनाए हैं ना, ये वास्तव में पता नहीं आवश्यक है भी कि नहीं, है ना? सदुपयोग तो हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो गोइंग टू शिफ्ट, है ना? ये डिज़ाइन कैसा डिज़ाइन होगा, ये जब तक हम सहअस्तित्ववादी विचार को, समाधान को पूरा नहीं समझेंगे, हम इस बात को पकड़ नहीं पाएँगे, ठीक है? तब से मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार अपन लाइट को ठीक नहीं समझे, साउंड को भी ठीक नहीं समझे। अगर हम जो भी हमारे 5 मेन चैप्टर्स होते थे ना, लाइट है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इनको ठीक समझे ही नहीं हैं, तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली? तो हम इसको क्या विकास कहेंगे भी? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो निमिषा दीदी कुछ ऐड करना चाहती हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका, कहिए। नहीं, ये तो ये मेरे घर है ना, हर संडे गोष्ठी होती है, तो जो ग्रुप आता है बहुत काफी, मतलब पूरा एक परिवार आता है। हुँ। तो कल आए थे वो लोग, बता रहे थे कि आकाश भाई जो जुड़ते हैं वो पूरा घर जुड़ता है हमारे यहाँ। हुँ। तो वही बात हो रही थी, उनके पापा के एक फ्रेंड है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, बड़े मतलब पहले पूरे वर्ल्ड में पहले 10 में आते हैं वो। तो बोले इतने इंटेलिजेंट है, तो उनका एक दिन यहाँ रखेंगे। मैंने बोला रखें, कोई अच्छी बात है तो जानेंगे ना उनसे। तो जी। वही बता रहे, कल फोन भी किया लेकिन उनका पिकअप नहीं हुआ। तो बता रहे थे कि पूरी फूड टेक्नोलॉजी में, जैसे आपने बताया प्राणावस्था का कोई काम नहीं हुआ, तो पूरी जो फूड टेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग और फिर उसका प्रिजर्वेशन, उसके बारे में वो बता रहे थे कि वो तो बता रहे हैं कि सब कुछ खाना चाहिए, ये करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो सुनेंगे। वो बोल रहे हैं इतना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं और इतना प्रयोग किए हैं, तो हमें पता चलेगा। तो वही बता रहे थे कि टिश्यू कल्चर, जैसे आपने अभी बताया जी। कि प्राणावस्था में कुछ प्रयोग नहीं हुए, लेकिन वो लोग अभी वो भी करना चालू कर दिए। जैसे उनको भी पता है कि मांसाहार करने से और मांसाहार के लिए कितना सारा खर्चा और कितना सारा रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। तो वो बोले कि उन लोगों ने बताया कि चिकन और फिर गाय का है या किसी का भी मांस है, हुँ। उसके लिए उसका टिश्यू लिया जाएगा, फिर उसको हुँ। लैब में इतना ग्रो किया जाएगा हुँ। कि वो एज अ मीट या एज अ बीफ या एज अ चिकन का जो भी अवेलेबिलिटी है अभी, उस तरह हुँ। से उसको बाहर सर्व किया जाएगा, जिससे लोग मीट की तरह की उसका पोषण क्षमता होगी कि वो हुँ। खा सके। मैंने बोला बढ़िया प्रयास होगा। कम से कम वो सारे रिसोर्स खत्म नहीं होंगे और आदमी का जो प्रिय वाला पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सुनेंगे उनको। तो आप बताइए ना, तो अभी प्राणावस्था में भी ये मतलब प्राणावस्था का ही ग्रोथ हुआ ना फाइनली, तो वो भी अब चालू आदमी ने कर लिया है, मानव ने कर लिया है ये सब भी, ये हाँ, बात है। लेकिन दीदी हाँ। इसमें यहाँ पर ये तो मुझे थोड़ा लगता है इट इज़ इक्वली सार्कास्टिक, है ना? यस यस इक्वली यस फनी। यस, आई आई नो दैट। हाँ, हमें पता है कि सही का पता नहीं है, इसीलिए तो हाँ। ये इसी बिजनेस में है। मैंने बोला वो समझेंगे कि फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में जो फूड हम जनरेट करेंगे, जब तक पूरा जैसे आग की जरूरत नहीं है वहां तक जाएंगे, तो पूरी एक जर्नी होगी। तो वहां तक फूड का स्टोरेज कैसे होगा, उसका एक अच्छा तरीका होगा, तो वो उनसे सीख लेंगे और उसका डॉक्यूमेंट कर लेंगे, तो किसी को काम आएगा अगले 100 सालों में, है ना। तो इसलिए मैंने उनको मतलब बोला कि हाँ, बोला ही उनको अगले संडे। तो ये बात कर रही थी कि प्राणावस्था बिल्कुल। का भी अब कोई बाकी नहीं रखेंगे वैज्ञानिक लोग, वो कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये जो निमिषा दी ने शेयरिंग करी, यहाँ पे मैं सभी का ध्यानाकर्षण करा दूँ, इसी को बोलते हैं कि जब हम कोई चीज़ को समग्रता में नहीं देखते हैं और एक चीज़ पर फ़ोकस कर लेते हैं ना कि चलो हमने एक बिल्कुल माइक्रो ज़ूम इन करके एकदम है ना वहाँ पर गए और हमने कहा चलो ये समस्या को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी हमने मनुष्य का यदि आहार ही पहचान नहीं पाए हैं, तो फिर हम इसी प्रकार के प्रयोग करने लगते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा, समय, ऊर्जा है ना और तन, मन, धन सभी का उपयोग यहाँ पर रहता ही है। तो फिर हम ये इसी को बाबा जी ने एक्चुअली में दुरुपयोग कहा है कि आप कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए। और लेकिन साथ में मैं एक चीज़ मुझे लगता है धर्म से मुझे बड़ा एज़ आई वाज़ ग्रोइंग मैं जहाँ पर बड़ी हुई, वहाँ पर धार्मिक कुछ दंगे-वंगे भी हमने देखे। तो इस क्रम में धार्मिक लोगों से मुझे बड़ा भय लगने लगा। लेकिन जो
वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, आप देखिए कभी भी कोई भी विज्ञान में देखिए ना, किसी ने कोई प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के कुछ समय बाद एक व्यक्ति उससे बढ़िया कुछ प्रपोजल लेकर के आ गया, तो सारे वैज्ञानिक उसको सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उसको अप्लाई करके देखने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक साइंटिफिक लोगों के प्रति, है ना, तार्किक लोगों के प्रति बहुत स्वीकृति रही कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं कंपेरेटिवली। तो निमिषा दीदी, एक तो ये है कि उनसे सुना जाएगा, और दूसरी बात उनको भी अपनी बात सुनाई जाएगी, है ना, उनको भी हम दर्शन से जोड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी से वो बहुत सारी बातें देख लेते हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर कोई बहुत ये हठवादिता नहीं होती है। धार्मिकता में कई बार हठवादिता दिखती है। चलिए ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते उभरते, हाँ जी, उभरते ऊर्जा स्रोत। देखिए जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे ना, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत खूबसूरती है, जब हम प्रयोगवादी होते हैं, जब हम व्यवहारवादी होते हैं ना, तो एकदम आराम से चीजें स्वीकार हो जाती हैं, अच्छा ये बात सही नहीं है ना। तो इस पूरे क्रम में एक विनम्रता, प्रस्ताव को पूरा समझने, पूरा कम से कम सुनने के प्रति, है ना, एक ये होना चाहिए, मेरे अंदर से आना चाहिए, ये विनम्रता होनी चाहिए कि जब बाबा जी कह रहे हैं कि ये सह अस्तित्ववाद है, मतलब एक पूरा विचार है, विचार मतलब ये पूरा एक जीने का नया तरीका है, तो इसे अथ से इति तक, है ना, पूरा सुनना, और बिना किसी डिस्टरबेंस के सुनना। ये नहीं कि पीछे वाला नॉइज आ रहा है, अरे भौतिकवाद में तो ये कहा है, अरे आदर्शवाद में तो ये कहा, अरे मेरी मम्मी ने तो ये कहा है। इस तरह से जो सुनना होता है, इसको सुनना नहीं कहा गया है ना। तो सुनना कैसे, जो प्रस्ताव रखने वाला है उसकी बात को पूरा सुनना, अथ से इति तक, और उसके बाद में निर्णय लेना कि मुझे क्या फॉलो करना है। ये जो मिक्सिंग वाली एक हमारी टेंडेंसी है ना, कि थोड़ा इसका थोड़ा उसका, ये बात नहीं है। तो इस पूरे वाद की ये महिमा है कि ये अथ से इति तक, है ना, बच्चे के जन्म से लेकर के अंत तक, है ना, इस धरती के जन्म से लेकर के जन्म मतलब इस धरती के गठन से लेकर के अंत तक, है ना, अंत का मतलब निरंतरता के अर्थ में, पूरी बात को रखता है ना। तो इस पूरे को पूरा सुनना, इतना हमारे भीतर से संकल्प तो होना ही चाहिए, इतनी निष्ठा तो हमारे भीतर होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, मतलब मैं अपने ही लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ कह रही हूँ कि मुझे लगता है इतना आवश्यक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हम जहाँ प्रयासरत हैं, तो ये होना चाहिए। पहली ये आवश्यकता है कि हम इस बात को पूरा सुनेंगे, है ना, पूरा सुने बिना कोई निष्कर्ष नहीं। चलिए आइए, कहानी धरती की, उभरते ऊर्जा स्रोत। आज के बाद सिर्फ 2 और वीडियोस बचेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे जारी रखने और संपन्न करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पेड़ पौधे, पशु और मनुष्य अपनी गतिविधियों के लिए ऊर्जा पर निर्भर हैं। इनमें से पेड़ पौधे कुछ हटकर हैं, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए पेड़ पौधों को अपना पोषाहार मिलता है। अन्य जीव इस वनस्पति को खाकर इसमें संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। देखा जाए तो मानव सभ्यता का विकास और विस्तार ऊर्जा संसाधनों के उपभोग से जुड़ा है। आरंभ में हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं मामूली थी। परिवहन के लिए नौका के पाल में भरी हवा हमें दुनिया के किसी भी कोने में ले जाती थी। जो काम हम अपने श्रम से नहीं कर पाते, उसके लिए हम जानवरों का इस्तेमाल करते थे। अग्नि की खोज से पहले ऊष्मा के लिए हम मुख्यतः सूर्य पर निर्भर थे।
लकड़ी सबसे सामान्य ऊर्जा स्रोत था जिसका अग्नि के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन कई इलाकों में वन घटने लगे क्योंकि ईंधन के बतौर उनकी खपत हो रही थी। 18वीं सदी के मध्य में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बन गया। लकड़ी की तुलना में कोयला लंबे अरसे तक कहीं ज्यादा ऊर्जा मुहैया कराता है। चूंकि ये काफी मात्रा में उपलब्ध था, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें कोयले से पूरी होने लगी। बाद में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हो गई। बिजली उत्पादन के साथ साथ वाहनों में इनका व्यापक उपयोग होने लगा। कोयला, तेल और गैस को फॉसिल ईंधन कहते हैं। इनका निर्माण जीवित प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। ये ऊर्जा के नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय स्रोत हैं। एक इस्तेमाल के बाद इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाखों बरस पहले ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु में पेड़ पौधे तेजी से उगते पनपते रहे और जब मरे तो दलदलों में गिर पड़े। दलदल के पानी ने उन्हें पूरी तरह सड़ने से बचा लिया और इससे पीठ यानी पांस बन गया। वक्त के साथ पांस की परतें बनती रही। इन परतों के बढ़ते दबाव और गर्मी से धीरे धीरे ये पेड़ पौधे कोयले में तब्दील हो गए। कोयला काले रंग का पत्थर जैसा सख्त पदार्थ है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विभिन्न मात्रा में सल्फर से बना है। उद्योगों, विद्युत उत्पादन और धातु गलाने जैसे कई व्यवसायों में कोयले का उपयोग किया जाता है। स्टीम इंजन को इसी तरह बनाया गया था कि वो कोयले पर चल सके। भारत में इस फॉसिल ईंधन की प्रचुर उपलब्धता है। इसके कारण यह घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की संपूर्ण ऊर्जा सप्लाई का 55% भाग कोयले से पूरा होता है। क्रूड ऑयल एक दूसरा फॉसिल ईंधन है जिसका व्यापक इस्तेमाल होता है। इसका निर्माण छोटे समुद्री जानवरों और पौधों से हुआ। ये जीव मरने के बाद समुद्र तल में जा गिरे। लाखों सालों के दौरान कीचड़ और गाद की परतें इनके ऊपर जमती रही। इन परतों के दबाव और गर्मी ने इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तेल और प्राकृतिक गैस में बदल डाला। इन्हें अपनी जगह से ड्रिल करके निकाला जाता है। जमीन से क्रूड ऑयल निकालने के बाद उसे पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरी में भेजते हैं। वहां इससे कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन कॉलम में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, उसके ऊपरी भाग में तापमान घटता रहता है। इसमें क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है। विभिन्न कंपाउंड अलग अलग तापमान पर गैस में परिवर्तित होते हैं। जब कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से घटता है तो वो कंडेंस हो जाता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और जेट फ्यूल बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेट्रोल की आसानी से ढुलाई की जा सकती है, इसलिए ग्लोबल ट्रेड यानी विश्व व्यापार के लिए ये उपयुक्त है। भारत की 31% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति पेट्रोलियम से होती है। प्राकृतिक गैस कोयले के मुकाबले 60% और तेल के मुकाबले 42% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। पहले इसे संचित करने और भेजने के लिए कंप्रेस करना पड़ता है, फिर इस्तेमाल के लिए डीकंप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल की तुलना में प्राकृतिक गैस तकरीबन 4 गुना अधिक स्थान लेती है। नतीजे में भंडारण टैंकों का वजन बढ़ जाता है। लेकिन कोयले और तेल के मुकाबले ये काफी दक्ष ईंधन है। कोयले और तेल से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ स्वास्थ्य और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
कोयला खानों के आसपास के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर यानी कणकीय पदार्थ और बिन जले हाइड्रोकार्बन वातावरण में हावी हो जाते हैं। इनसे श्वास संबंधी गंभीर रोग पैदा होते हैं। सागर में तेल परिवहन के दौरान ऑयल स्लिक जैसी घटना से जल राशि पर तेल फैल जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है। इससे जल जीवन, खासकर कोरल्स यानी मूंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये तैरकर भाग नहीं सकते। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनकी दशा बिगड़ती जाती है। भारत जैसे देशों के लिए तेल सुरक्षा का मसला बहुत संगीन रूप धारण कर रहा है। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 70% तेल आयात करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक सन 2030 तक पूरी दुनिया की ऊर्जा मांग में 50 से 60% वृद्धि हो जाएगी। इस बढ़ती मांग के सामने इन सीमित संसाधनों की उपलब्धि कम हो जाएगी। ऐसी सूरत में दक्ष ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक नया विकास हुआ है, एटम यानी परमाणु में निहित ऊर्जा का उपयोग। परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक में विशाल ऊर्जा मौजूद है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसे दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। इस प्रक्रिया में परमाणु खंडित हो जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया के लिए खास किस्म के न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम U-235 का इस्तेमाल होता है। थोरियम एक और न्यूक्लियर फ्यूल है, जिसके उपयोग के लिए शोध और विकास जारी है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का दूसरा तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। ऊर्जा हासिल करने का हमारा प्राथमिक स्रोत सूर्य इसी प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादित करता है, लेकिन पृथ्वी पर इस तरीके से ऊर्जा उत्पादित करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वर्ष 2006 में पूरी दुनिया के बिजली उत्पादन का 16% भाग नाभिकीय ऊर्जा से पूरा हुआ था। विकासशील देश तेज रफ्तार से औद्योगिकरण कर रहे हैं। फलस्वरूप ऊर्जा संसाधनों का उपभोग बेशुमार बढ़ रहा है, लेकिन इनकी खपत विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। उदाहरण के लिए भारत प्रति व्यक्ति लगभग 0.7 किलोवाट ऊर्जा का उपयोग करता है। जापान और जर्मनी 6 किलोवाट और अमेरिका प्रति व्यक्ति 11.4 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इन सीमित फॉसिल ईंधनों की बढ़ती कीमतों और उपभोग के कारण जरूरी है कि नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करें। ऐसा करने के लिए हमें अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, पवन, पानी और बायोमास यानी जैव मात्रा को बढ़ावा देना चाहिए। इन्हें रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। ये संसाधन स्वच्छ और संपोषणीय हैं। इनसे कोई हानिकारक अवशेष पैदा नहीं होता। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सिलिकॉन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। जब सूर्य का प्रकाश सिलिकॉन सेल के ऊपर चमकता है, तो फोटॉन यानी प्रकाश कण ऊपरी सतह पर बमबारी करते हैं। फोटॉन ऊर्जा को सेल के अंदर भेजते हैं। इससे निचली परत में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन अपने एटमों से अलग होकर सर्किट में प्रवाहित होने लगते हैं। इससे बिजली उत्पादित होती है। सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण पृथ्वी की सतह को ऊष्मित करता है।
लेकिन यह समान रूप से नहीं होता। फलस्वरूप पृथ्वी की सतह अलग अलग दर से गर्म और ठंडी होती है। ठंडे इलाकों से वायु गर्म इलाकों की ओर बहती है, जिसके कारण पवनों का प्रवाह होता है। इस स्थिति से उत्पन्न पवन का इस्तेमाल विंड फार्मों में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। पवन ब्लेडों को घुमाती है। ये ब्लेड विंड टरबाइन में स्थित शाफ्ट को स्पिन कराते हैं। शाफ्ट जनरेटर से जुड़ा है जो बिजली पैदा करने लगता है। इसे विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा कहते हैं। जहां पवन लगातार तेज चलती हो, वहीं विंड फार्म स्थापित करना वांछित है। भारत के कई इलाकों में विंड फार्म्स मौजूद हैं। जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बहते पानी से निकाली गई ऊर्जा को हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र में इस प्रकार का बिजली उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है। इस प्रक्रिया के लिए एक बांध बनाया जाता है ताकि एक जलाशय स्थापित हो सके। इससे 12 महीने पानी का बहाव सुनिश्चित रहता है। जलाशय का पानी खुले चैनल या पाइप के जरिए नीचे स्थित पावर हाउस में पहुंचता है। यहां मौजूद टरबाइनों के ब्लेडों पर जब ये पानी गिरता है तो वे घूमने लगते हैं। इनसे जुड़ा शाफ्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर को चला देता है। सन 2006 में पूरी दुनिया के विद्युत उपभोग का लगभग 18% भाग नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त हुआ था। बिजली उत्पादन के लिए बायोमास यानी जैव मात्रा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वनस्पति कचरा जैसे भूसा, मूंगफली के छिलके और सूखी सूरजमुखी का ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। जैव मात्रा को एक साथ मिलाकर फर्नेस में झोंक देते हैं। ईंधन जलने से बॉयलर टैंक का पानी गर्म होकर स्टीम में बदल जाता है। ये स्टीम तेज रफ्तार से टरबाइन में प्रवेश करती है। टरबाइन के अंदर ब्लेडों की कतार एक शाफ्ट से जुड़ी है। स्टीम के प्रभाव से जब ये ब्लेड घूमते हैं तो इससे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा बनती है। फिर शाफ्ट द्वारा ये जनरेटर में पहुंचकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वनस्पति के कूड़े कचरे, रसोई घर के कचरे, सीवेज आदि से बायोगैस आसानी से पैदा की जा सकती है। ये विभिन्न प्रकार के कचरे पानी में मिलकर कीचड़ सा बन जाते हैं। इसे डाइजेस्टर में डाला जाता है, जहां पानी कचरे के जैविक हिस्सों को जज्ब कर लेता है। इसके बाद पानी रिएक्टर में पहुंचता है। यहां ये साफ पानी और मीथेन गैस में अलग हो जाता है। गैस एक सिलेंडर में स्टोर कर देते हैं, जिसका उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है। बायोगैस के इस्तेमाल से धुआं नहीं निकलता, जिसके कारण घर का अंदरूनी वातावरण स्वच्छ रहता है। रातों रात फॉसिल ईंधनों की जगह ऑल्टरनेट यानी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तो संभव नहीं है, मगर एक संपोषणीय भविष्य की दिशा में कोशिशें छोटी और बड़ी दोनों ही की जा रही हैं। जैसे पृथ्वी में विद्यमान जियोथर्मल हीट यानी भूतापीय ऊष्मा को सतह पर लाकर ऊर्जा उत्पादित करने का प्रयास चल रहा है। पूगा हिमालय की घाटी में स्थित है। वहां सदियों के दौरान रिश्ता पानी नीचे पहुंचकर मैग्मा के प्रभाव से गर्म हो गया है। फलस्वरूप वहां एक भूतापीय जलाशय बन गया है। यहां एक बिजली घर बनाने की योजना है।
जमीन से गर्म पानी को खींचकर उसे हीट एक्सचेंजर में भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक वर्किंग फ्लूइड को भी हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाएगा। वर्किंग फ्लूइड भाप में बदल जाएगा और व्यापक मात्रा में उठती भाप टरबाइनों को घुमाकर जनरेटर चलाएगी, जिससे बिजली पैदा होगी। इस भाप को फिर कंडेंस करके प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। इस्तेमाल हुए भूतापीय जल राशि को वापस जलाशय में भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। भूतापीय ऊष्मा को एयर कंडीशनिंग प्रणाली के लिए भी विकसित किया गया है। ये ग्राउंड हीट एक्सचेंज सिद्धांत पर आधारित है। गर्मियों में बाहरी तापमान की तुलना में जमीन के नीचे का तापमान कम होता है। जमीनी लूप पाइपों का संजाल है जो जमीन से कुछ फुट नीचे दबे होते हैं। इन पाइपों में घूमते पानी का तापमान भी कम होता है। ये पानी सर्कुलेशन पंप द्वारा हीट पंप में पहुंचता है। हीट पंप इस पानी के तापमान को जज्ब कर घर के तापमान को अनुकूल बनाता है। सर्दियों में घर गर्म करने के लिए विपरीत प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। भूतापीय हीटिंग और कूलिंग बहुत किफायती व्यवस्था है। इसमें ऊर्जा का इतना दक्ष उपयोग होता है कि ऊर्जा खपत में 50% तक बचत हो सकती है। ऊर्जा की बचत करने के लिए इन नवीकरणीय विधियों के अतिरिक्त ऊर्जा दक्ष उत्पाद भी उपलब्ध हैं। ये उत्पाद कम ऊर्जा प्रयोग करते हैं। मिसाल के लिए जलावन की लकड़ी इस्तेमाल करने वाले पारंपरिक चूल्हों की जगह सुधरे चूल्हों का उपयोग। सुधरे चूल्हों में हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी यानी ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता 20 से 35% अधिक है, जबकि पारंपरिक चूल्हों में ये 8 से 10% होती है। इस वजह से पारंपरिक चूल्हों के मुकाबले सुधरे चूल्हों में ईंधन की औसत खपत काफी कम होती है। एक और उदाहरण है इनकैंडेसेंट बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL का उपयोग। 100 वॉट का इनकैंडेसेंट बल्ब बिजली सप्लाई का मात्र 10% रोशनी में बदलता है, जबकि CFL बिजली सप्लाई का 22% रोशनी में बदल देता है। विश्व की ऊर्जा समस्या के समाधान के लिए एक नई टेक्नोलॉजी उभर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आणविक स्तर पर काम किया जाता है। उदाहरण के लिए परिवहन क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी किफायती साबित हो सकती है। कोशिशें जारी हैं कि वाहनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का प्रयोग हो सके। इससे चलने वाली गाड़ियों की बैटरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी उत्सर्जित करेगी। हाइड्रोजन प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे आम तत्व है जो वातावरण में अन्य दूसरे तत्वों से मिला होता है। पानी को 2000 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से हाइड्रोजन के कण अलग हो जाते हैं, परंतु ये प्रक्रिया काफी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल कम ऊर्जा खपत से बनाना अब डिफेक्टिव नैनोट्यूब्स द्वारा मुमकिन है। डिफेक्टिव नैनोट्यूब्स में कार्बन एटम नेटवर्क कहीं कहीं टूटा होता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शंस की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण अलग हो जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की नई राह हमारे वर्तमान ऊर्जा विकल्पों से कहीं आगे जाकर संभावनाओं के नए दरवाजे खोल देगी। एक दूसरा विकल्प भी विकसित हो रहा है, टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। ये ज्वारीय लहरों की ऊर्जा को बिजली में बदल देगी। समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की प्राकृतिक क्रिया से यह संभव हो पाएगा। टाइडल स्टीम जनरेटर समुद्र की शक्तिशाली धाराओं से उसी प्रकार ऊर्जा ग्रहण करेगा जैसे विंड टरबाइन करता है। ज्वारीय लहरें ब्लेडों से टकराएंगी और ब्लेडों के घूमने से ऊर्जा पैदा होगी।
भारत में कच्छ और खंबात की खाड़ी और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का इलाका ज्वारीय बिजली उत्पादन के संभावित क्षेत्र हैं। कहा जाता है कि हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शायद अगले 40 साल में खत्म हो जाएंगे। हमारी आधुनिक जीवन शैली के चलते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग और विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और संपोषणीय भविष्य के लिए हमारे लिए यही मुमकिन विकल्प है। जब हम ऊर्जा की 1 इकाई बचाते हैं तो उत्पादित ऊर्जा की 2 इकाइयों के बराबर बचत होती है। ऊर्जा खपत में बचत का मतलब है ऊर्जा का उत्पादन। बढ़िया। तो आखिरी में कह रहे हैं कि जब हम उत्पादित ऊर्जा की 1 इकाई बचाते हैं, तो जो उत्पादन की गई ऊर्जा है उसकी 2 इकाई बचती हैं, ठीक है? तो ऊर्जा को बचाइए। मुझे इस बात में ये याद आ रहा है कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे और हमारी मान लो गणित की टीचर हैं या भौतिक विज्ञान की टीचर हैं, तो उसमें हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे और यदि उत्तर ठीक नहीं आता था अंत में तो हमारी टीचर है ना नंबर काट देती थी। तो हम लोग कभी-कभी कहते थे मैम यहाँ तक तो सही किया है, यहाँ तक तो नंबर दे दीजिए। तो हमारी टीचर कहती थी यहाँ तक सही करने से नहीं होगा, पूरा सही करने पे ही नंबर मिलेंगे। तो जहाँ तक ऊर्जा की बात है, तो ये जो 20% ऊर्जा हम जैसे हमने कोई 100 जूल तक की ऊर्जा के लिए कुछ चीज़ जलाई है ना, लेकिन कुछ कुल मिला के हमें 20% मिली या 30% मिली। तो मुझे जब मैं ये बात सुनती हूँ ना तो मुझे वही बात याद आती है कि ये 20% 30% सही करने से कुछ नहीं होगा। ये जो 20% सही किया है, ये जो 20% निकाल लाए हो ऊर्जा, ये इसी बात का प्रमाण है कि तुमको ऊर्जा समझ में आई नहीं है ना? बाबा जी ने फिर अंत में प्रवाह ऊर्जा की बात करी है। प्रवाह ऊर्जा के ऊपर एक आई थिंक जनक के पास एक है कुछ डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी हम समय आने पर देखेंगे कि प्रवाह ऊर्जा क्या है। जनक, प्रवाह ऊर्जा और टाइडल एनर्जी सेम है क्या? जो पनडुब्बियां नीचे रहती हैं मतलब ऊपर सतह पे ही रहती हैं पनडुब्बियां। जनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो और ये जो दिखाया गया ये सेम नहीं है ना? जनक? जनक है मीटिंग में? जनक, जनक, आई थिंक जनक इज नॉट अवेलेबल। एनीवेज, तो बाबा जी ने एक वीडियो में प्रवाह ऊर्जा, हाँ शालिनी जी, हाँ जी टाइडल जी, एनर्जी जो वेव्स होती है ना ओशन की, हम्म। समुद्र के, उससे जनरेट की जाती है। तो और जो भैया वो जो, हाँ, जो वीडियो में जो पनडुब्बी दिखाया वाली है, रहती है वो कैसे होती है? नहीं वो तो न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। नहीं नहीं पनडुब्बी वाली नहीं, पनडुब्बी नहीं है। फिर एक ऐसा है ना, एक ऑलमोस्ट सांप जैसी एक आकृति जो है उसको समुद्र के ऊपर डाल दिया जाता है, वो अपने आप ही, वो फिर उसके हाँ बाद उससे वो ऊर्जा होती, वो कौन हाँ सी ऊर्जा है? टाइडल नहीं तो नहीं नहीं है नहीं वो। नहीं नहीं, वो भी टाइडल ही होती है, क्योंकि टाइडल शोर के काफी नजदीक होता है। और आप हम्म जो कह रहे हो समुद्र के बिल्कुल अंदर ओशन करंट होते हैं ना, उसकी वजह से हम्म। हो सकता है। पर ओशन करंट हो सकता है, सबमरीन होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियर पावर यूज करते हैं। नहीं हाँ, मतलब कुछ बात ठीक है, कुछ बात मैं जो कह रही हूँ ना, जो मैंने देखा है, जना कभी जवाब नहीं दे रहे क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही देखा था, शायद है नहीं आस पास में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या बात कह रही हूँ। मैं जो बात कह रही हूँ वो है ऐसा कि कुछ कुछ एक वायर, बड़ा वायर जैसा हमने समुद्र के ही उसमें डाल दिया है और वो एनर्जी जनरेट करके प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ वो स्ट्रक्चर है जितना मुझे याद है। मैं उसको देखूंगी एक बार, फिर आपसे बात करूंगी। बाबा जी ने प्रवाह ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए बात कहा है। अभी हम लोग प्रपात ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, मतलब झरने जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर है जिसमें जिसमें से हम ऊर्जा को हार्नेस कर रहे हैं। कह रहे नहीं, प्रवाह ऊर्जा को भी इस्तेमाल किया जाए। एक बात में वो कहते हैं कि
जो घर है ना, जो जो घर बना हुआ है, वही अपने घर में जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है वो घर में ही बन जाएगा। और जो गांव के लिए ऊर्जा है ना, तो जो हमारा सीवेज सिस्टम होगा उसके द्वारा, हाँ जनक आई थिंक ही इज ज्वाइंट, तो उस जो हमारा गोबर गैस प्लांट होगा उससे पूरे गांव भर के लिए ऊर्जा बन जाएगी। तो बस इतना सिंपल है ना। जैसे बाबा जी बोलते हैं ना, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में। पानी आ ही रहा है, आपको वहीं रहना है जहां पर पानी आ रहा है प्राकृतिक विधि से। तो घर का पानी घर में आप रखिए अपने पास, और गांव का पानी गांव में, है ना। तो तालाब विधि से जो आपके घर से ओवरफ्लो होकर आपके गांव के तालाब में जाएगा, वो गांव का पानी गांव में। बस प्रकृति पूरा ही कर रही है ना, ऊर्जा आपके घर तक चल के आ रही, पानी आपके घर तक चल के आ रहा है। ये जो साइक्लिसिटी है ना, अभी हम इस आवर्तनशीलता को भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हमने करे तो हैं, बोलते तो हैं वाटर साइकिल है, ये साइकिल है, पर उसमें साइक्लिसिटी का प्रयोजन क्या है यही नहीं समझ में आया है। चलिए जनक, यस, हाँ यस प्लीज, मैं वही सुनना चाह रही थी, मैं ठीक से बता नहीं पा रही थी। हाँ जी, जस्ट रिमाइंड मी द क्वेश्चन, क्या आई पूछा वॉज तुमने? आस्किंग कि हमने एक वीडियो देखा था, यू हैड शोड मी अ वीडियो, जिसमें जो टाइडल एनर्जी, तो पता नहीं टाइडल एनर्जी थी या नहीं, लेकिन समुद्र में एक बहुत बड़ा सिलिंड्रिकल, बहुत लंबा सिलिंड्रिकल जैसा पाइप डाला था जिससे हम एनर्जी को हार्नेस कर रहे थे। इसको मैंने कहा था शायद यही प्रवाह ऊर्जा है। तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक तो टाइडल वेव्स होती है, ओके, दूसरा जो समुद्र में डीप में जो पानी होता है उसमें भी मूवमेंट होता है। तो उसमें भी एक तरह का एंकरिंग होता है एक डिवाइस का, और ऊपर बुईज होती है, मतलब फ्लोटर डिवाइसेस होती है। और जैसे पानी इधर उधर जाता है तो वो नीचे बहुत गियर्स डाली होती है उसमें, तो गियर्स में से राइट, वो बहुत एनर्जी यस, क्रिएट करता है। तो हाँ, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और थोड़ा सा क्योंकि जो उसका अर्थ का मूवमेंट है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है बाद में। तो ओ, ये मेरे ख्याल से जिसके पास कोस्ट लाइन है उसके लिए तो अच्छा ही है, बट हम्म, इनलैंड जो कंट्रीज है जिसके पास लैंड लॉक्ड है, जिसको कहते हैं कि जिसमें समुद्री इलाका नहीं है, इसका शोर लाइन्स नहीं है, तो उसके लिए तो बेस्ट तो सोलर ही है। अच्छा, और आई थिंक अभी एक वो भी चल रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है, जिसमें पूरा वर्ल्ड का सोलर एनर्जी है वो हम्म, शेयरिंग बेसिस पे आएगी। तो मैं उसका आर्टिकल शायद नेक्स्ट टाइम पे हम मैं रिसर्च करके निकालता हूँ। तो हम्म, उसमें वन सन वन अर्थ वन ऐसे करके है, मोदी जी ने इस इवेंट को लॉन्च किया है। तो उसमें अफ्रीका पे फोकस होगा, इंडिया पे फोकस होगा, और सब लोग शेयर करेंगे वही एनर्जी, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। तो हम्म, जब यहाँ पर डार्कनेस होगी तब हमको चाहिए, तब अफ्रीका में लाइट होगी तो वहां पर नहीं चाहिए उस टाइम पे, तो वो एनर्जी यहाँ पर हम शेयर करेंगे। तो वो एक तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बट इट जस्ट गोज टू शो कि कितना टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में। बहुत सारा ठीक है, इश्यूज एनर्जी की वजह से ही होता है, बहुत सारी फाइटिंग भी एनर्जी की वजह से ही होती है आजकल। जब भी कहीं वॉर होता है तो ऑयल ना होने से बहुत सारे प्राइसेस भी ऊपर हो जाते हैं एनर्जी के। तो इसमें हम्म, समाधान लेके आना, उसका भी बिजनेसेस टूटने का खतरा है ना। अमेरिका अभी भी फोकस कर रहा है कहाँ से ऑयल निकले, ऐसे अभी भी इवेंट्स कर रही है। ट्रम्प जो है वो इज फोकसिंग ऑन कहाँ से हम लोग ऑयल को निकाले और फिर से रिच हो जाए। तो सही ऐसे बात सब है। जब तक चलते रहेंगे तब तक हम लोगों के पास ऐसा सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा easily। ऐसा ही है ना, फोकस ऐसे ही होता है, जब तक आपके पास विजन ठीक नहीं होता है, तो विजन ही गलत है, तो आप कहीं पे भी फोकस करोगे तो गलत ही फोकस हो जाएगा। इसलिए एक सही विजन की बहुत आवश्यकता है ना, क्लियर विजन होना चाहिए। क्लियर विजन मतलब राइट विजन होना चाहिए। वास्तव में दुनिया यथार्थता का एक चित्रण होना चाहिए। बिना यथार्थता के चित्रण के काम बनता नहीं। सुधा दीदी, यस, अ, पता नहीं मुझे बीच-बीच में डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में आई कि कल जो करना हम बात चाहिए। कर रहे थे, हाँ, हाँ, हम जो समग्रता में प्रकृति को समझने की बात कर रहे थे, और अब हम ये जो हम्म, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना? तो हम्म, डेफिनिटली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी बेटर है। अभी ये लगता है कि एटलीस्ट प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन हम्म, समाधान तो ये भी नहीं ही है। जो लोग सोलर हम्म, पैनल को समझते हैं, तो समझते हैं कि जो उसमें सिलिकॉन लगता
बनता है या जो भी मटेरियल लगता है वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति को किसी और तरीके से नुकसान कर रहा है। जो विंड पावर है, अब आप तो कच्छ में सब लोग हैं इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये एग्जांपल देना चाह रही थी कि कच्छ में जो विंड फार्म्स बने, उन्होंने वहां के जो बर्ड्स आते हैं कच्छ में, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो बहुत भारी संख्या में आते हैं और उनकी पूरी एक इकोसिस्टम उनसे चलती है। तो ये विंड फार्म्स ने उनको तो नुकसान किया ही, लेकिन जनक अभी जो बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की और हम बड़ी मात्रा में उत्पादन करके पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करने के जो मोदी जी का विजन है उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी अभी एक बहुत ही दुखद, मतलब हमको जो दुखद लगता है, बाकी लोग तो उससे बहुत उत्साहित हैं, तो समाचार आया है कि कच्छ में नखत्राना के पास जो छारीदांड करके इलाका है, वो सबसे ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे आते हैं और बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां वहां पे आती हैं एंड इट इज प्रोबेबली वेरी वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस के जहां पे ये माइग्रेशन हो रहा है। अब एक भारत का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने की योजना आ गई है और उन्होंने उनको पूरी कुछ में पूरे हिंदुस्तान में दूसरी कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने ये छारीदांड को पसंद किया है और जहां पे ये पूरा बर्ड माइग्रेशन हो रहा है वहां पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनने की योजना बिल्कुल पेपर तक तो आ गई है, अभी अथॉरिटीज की ये मिलना बाकी है। अब मैं सिर्फ बताना ये चाहती थी कि जब हमारी मानसिकता से भौतिकवादी रहती है, हम विकल्प मतलब एक समाधानात्मक विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं, हमको एक विकल्प या तो खत्म हो गया है या उससे हमको नुकसान हो रहा है, तो वही प्रिय हित लाभ की मानसिकता से हम मतलब जबरन किसी दूसरे विकल्प तरफ जा रहे हैं और हम बोस्ट ये कर रहे हैं कि हम देखिए प्रकृति का फायदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे ही विकल्प कहीं ना कहीं उल्टे पड़ते हैं और वो एक तरफ फायदा करता है तो दूसरे चार प्रश्नों को वो खड़ा करता है। तो इसमें मैं एक ध्यानाकर्षण, मतलब मुझे जो हुआ और मैं बताना चाह रही थी कि जैसे कल हमने फिल्म में देखा या मैं जिस किताब की बात कर रही थी, उस दोनों जगह पे जो जागृत मानव परंपरा टाइप जो परंपरा बनी है वो ये सब टेक्नोलॉजी को नहीं जानती थी, नहीं जानती है ऐसा नहीं है, वो सब कुछ जान के, वो सब कुछ करके और फिर पूरे एक कुदरती जीवन की तरफ आई है। तो उसने सब कुछ करके देख लिया है कि मानव जब भी जो भी करता है कुदरत के साथ कहीं ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। तो अल्टीमेटली और मतलब एक बहुत खूबसूरत बात दूसरी ये भी है कि फिल्म में और किताब में दोनों में ये बताया है कि जो जागृत मानव परंपरा बताई है वो मतलब पहले से जागृत नहीं है, वो भी हम लोग जो स्टेजेस से पास हो रहे हैं उससे पास होते 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 वो जागृत हुई है। मतलब बाबा जी जो कह रहे हैं कि जागृति क्रम है और फिर जागृति है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसी क्रम में ही आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट अभी प्रिय हित लाभ की मानसिकता से बढ़ रहे, धीरे धीरे न्याय धर्म सत्य पे पहुंचेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि समग्रता में समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। मैं इसके आगे यही बात ध्यान दिलाने वाली थी कि इस पूरे वीडियो में वीडियो का टोनालिटी तो ऐसा था जैसे कि हम बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमारे सामने है, इसी विज्ञान के साथ जब तक हम चल रहे हैं, अभी तक हमने समाधानात्मक भौतिकवाद की जगह हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। उस शिफ्ट ना होने के क्रम में हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं ना, अभी हम सारे के सारे भोगवादी विकल्प ही ढूंढ रहे हैं, हमारी मानसिकता में शिफ्ट नहीं हुआ है ना। ये जो मानसिकता में शिफ्ट हुए बिना हम जो सोच रहे हैं कि कुछ ठीक कर लेंगे, ये होने से रहा। तो एक छोटी सी बात पे ध्यान आकर्षण, हाँ बस 1 मिनट में जनक और सुशील भाई आपको देती हूँ। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इस किसी भी चीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बहुत खतरनाक है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानती हूँ कि दिस विल कम अंडर मास रिजेक्शन, है ना। वी हैव टू रिजेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनीथिंग, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो शोषणवादी मानसिकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ये ना सोचिए कि कुछ होगा ही नहीं, कोई मशीनें ही नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मूल में बहुत सारी मानसिकताएं रहती हैं, उस तरीके से शोषण विधि, हर जो चीज जहां है उसका हम क्या कैसे कैसे भोग कर लें। जमीन के अंदर ऊर्जा पड़ी, चलो उसको ऊपर निकाल लाते हैं ना, नीचे ये रखा हुआ है उसको ऊपर निकाल लेते हैं अपने भोगने के लिए। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे अंत करती हूँ, जनक से सुन लेते हैं। जी जनक।
हाँ, जस्ट एक बात ऐड करनी थी। जैसे दीदी ने बोला कि हाँ। बहुत सारा पॉल्यूशन और बहुत सारे व्यवस्था और हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सोलर पैनल से। तो एक दूसरी बात भी कहनी थी हुँ। कि जब सोलर पैनल्स की लाइफ स्पैन होती है वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स होती है। आफ्टर दैट दे लूज 30 to 40% ऑफ देयर एफिशिएंसी आई थिंक। तो हुँ, वो भी जो वेस्ट होगा उसका, जो हुँ। उसका कवर है, उसके ऊपर का जो लगाया है, सोलर जी, पैनल जो होता है वो बहुत पतली उसमें वो होती है। लगभग 80 to 90% उसमें एल्यूमीनियम फ्रेम, उसका जो ऊपर का ग्लास कवरिंग होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसमें वो होता है। तो सोलर पैनल्स का जब लाइफ स्पैन एंड होगा, अब 20 साल लगते हैं अप्रोक्सीमेटली उसको जी, इनएफिशिएंट होने में। तो बहुत सारा वेस्ट होगा, निकलेगा इसमें से। तो ये तो आई एग्री। समाधान तो बेसिकली हम लोगों को अ, 10, 15, 20 साल नहीं देखना है जैसे पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन देखते हैं। बट इंफिनिटी तक भी कह सकते हैं तो भी बुरा नहीं है। तो ये नेचर को ही कॉपी करें हम, जैसे कि एक पत्ता होता है वो फोटोसिंथेसिस से ही काम करता है, वो भी एक पैनल है। बट देखिए उसकी ऊर्जा कैसे इस्तेमाल हो रही है, उसका काम खत्म हो जाता है तो कैसे कंपोस्ट बन जाता है। तो उसमें से हम लोगों को सोच समझ के कुछ आइडियाज करने चाहिए, ऐसे टाइप के इन्वेंशंस होने चाहिए, या ऐसी काम ही ना करो जिसमें इससे ज्यादा एनर्जी आपको बर्न करनी पड़े। तो मेरा ये लास्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट इज वेयर आई वांटेड टू ड्राइव एवरीवन अगेन कि हम हमारे व्यवस्थित होने का अर्थ क्या है कि सब चीजें व्यवस्था में है ही, है ना। हमें अपने आप को अलाइन करना है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने और जनक ने पिछले 1 महीने से एक छोटी सी बात करी है कि 5:30-6 बजे के बाद भोजन बनाना ही नहीं है ना, खाना ही नहीं है ना। तब ये बनाना खाना ही नहीं है तो बहुत सारी ऊर्जा की खपत ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हम अपनी दिनचर्या को भी एक सही तरीके से बना लेते हैं, तो अपने आप बहुत सारी समस्याओं से निजात हो जाती है। एक समय पे था, है ना, पुराने समय की मैं कोई बहुत महिमा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने जिस तरीके से हमारा लाइफ़स्टाइल का डिज़ाइन किया हुआ है ना, इस डिज़ाइन में भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं। तो ये डिज़ाइन को भी वापस रीथिंक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें रीथिंकिंग, रीपर्पज़ 8 आवर का जनक आपको एक सेशन मैं कहूँगी कि हम 8 आवर का एक सेशन रखें। मोस्ट प्रोबेबली अगले आने वाले वीक में कोशिश करेंगे कि हम इस पे बात करें, व्हाट डू वी रियली नीड टू डू, है ना, रीथिंकिंग। और रीथिंकिंग का ये पूरा प्रस्ताव रीथिंकिंग का ही है ना। रीपर्पस, है ना, पर्पस कोई पहचाने नहीं, रीपर्पस क्या करेंगे, तो पर्पस को पहचानना इसके लिए पूरा प्रस्ताव है। ठीक है, बढ़िया। 8:33 हो गए। आज बहुत तो हमने मतलब बहुत क्या कुछ पठन शुरू ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं, ये जो ग्रुप है ये है जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप। जो मैं इस ग्रुप के माध्यम से करना चाहती हूँ वो ये कि जन संवाद को आमंत्रण। हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन वो अकेले ही उनको पता होता है ना। दे नीड टू शेयर ऑल्सो। जैसे जब सुधा दीदी शेयर कर रही थी तो निमिषा दीदी के शायद मुझे लगता है ध्यान में आया कि अरे बाप रे ऐसा हो रहा है नखत्राणा में। हाँ, यस, जी जी, मैं सुशील भैया को भी पूछती हूँ, यस। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का ध्यानाकर्षण होता है। जो आपके पास डाइजेस्टेड ये रहता है ना, विजडम रहता है, उसको शेयर करना बहुत जरूरी है। उसको जन संवाद में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन संवाद में आने के फलस्वरूप ही, है ना, कोई व्यवस्था का कार्यक्रम निकलेगा, ऐसा मेरी कल्पना बनती है। सुशील भैया, आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहते हैं तो यस। हाँ, धन्यवाद। मैं थोड़ा ट्रेन में हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। पर मैं मेरे गांव की भी कहानी बताना चाहता हूँ। 1990s में गांव में मेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और तब कितना गांव सुंदर था, लेकिन अब वो टूरिज्म प्लेस हो गया है और बिल्कुल प्लास्टिक से भरा हुआ हो गया है। वहीं पे कोकण बेल्ट जो बिल्कुल ग्रीन था, वहां पे पॉलिटिशियंस लोगों ने पता नहीं क्या किया, बट धीरे धीरे तो वहां पे पावर प्लांट्स लगाने की पूरी कोशिश जोर से लगा दी। एनरॉन भी वहीं पे आया था। और उसके बाद जो वहाँ का लोकल मैंगो प्रोडक्शन पे जो असर होने लगा ना, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलता है। जो दीदी ने अभी बात की माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो जी, तुरंत कोई सूक्ष्मता से जब हम देखेंगे तभी पता चल जाता है। तो इसमें जानकी जो मेरी अर्धांगी है, वो हमेशा भूटान की बात करती है। भूटान जाने का वो एक कंट्री है जो बिल्कुल जीरो प्रोडक्शन पे फोकस करता है। तो उस टाइप से अगर मानसिकता बन जाती है पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिशियंस की तो कभी बनेगी नहीं, बिकॉज उनकी जो प्रजाति है वो अलग किस्म की है। तो जो कोर्सेस होते हैं, जो प्रोडक्शन कोर्सेस होते हैं ना, उसमें प्रायोरिटी फर्स्ट चैप्टर की यही होनी चाहिए कि जो भी हम सीख रहे हैं
वो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से कैसे ठीक करे इसको, और उसको जो प्रोडक्शन प्रणाली इस्तेमाल करेगी उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स या मार्क्स देने चाहिए मार्किंग सिस्टम में। एंड सेकेंड, अगर जो कंपनियां बनती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको जैसे ISO 14000 होता है, तो उसमें ये काफी बड़ा वेटेज दे के उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि बड़े बड़े, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपने भी एक डॉक्यूमेंट्री में उसको दिखाया था। अब छोटा सा तब मैं ग्रीन पीस को भी अच्छा मानता था, बट पता चला कि वो भी कई तरीके से फंडिंग होता है कोई कोई एक्टिविटीज। तो एवरीथिंग इज अ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। तो समाधानित जो विचार है, इस विकल्प का प्रचार प्रसार अब हमारी बाध्यता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं सुशील भैया की बात में थोड़ा सा ऐड ये करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, मानसिकता तो उसकी सही हो सकती है ना। ये जगह पे मेरा एक थोड़ा सा शिफ्ट है यहाँ पर, है ना, सिंपल सा शिफ्ट है। मुझे लगता है हर कोई समझेगा, हर कोई समझना ही चाहता है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी। और प्रकृति की, कुदरत की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो एक तो और पद भी है ना निश्चित समय के लिए। मुझे लगता है हमारे आप जैसे लोग ही भैया एक समय के बाद, है ना, वही किसी पद पर पहुंच जाते हैं कहीं, है ना। कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है समाधान वैसे भी पहुंचेगा ही। और मुझे बहुत होप है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आशावादी हूँ कि ये सब चीजें हो जाएंगी। जैसे जैसे ये समाधान का विचार व्यक्ति पूरा समझने लगेगा, समझने के फलस्वरूप समझाना होगा, समझाने के फलस्वरूप आगे व्यवस्थाओं में ये चीजें उद्घाटित होने लगेंगी, ये मुझे लगता है ना। ये व्यक्तिगत हो सकता है, हर व्यक्ति के अपने अनुभव होते हैं। और जानते हैं बहुत सारे, एज अ काउंसलर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने देखा है लोग है ना बहुत सारा गलत सलत इसलिए भी करते हैं बिकॉज दे हैव बीन हर्ट इन देयर चाइल्डहुड, या उनके मन में कोई मान्यता बैठ जाती है। तो जैसे जैसे इन चीजों का निराकरण मिलता है, आदमी गलत करना छोड़ देता है ना, तो छूट ही जाता है उससे। ये सहजता एक रखी हुई है मनुष्य में, एक मौलिकता की तरह, कि समझ में आते ही है ना गलत से छूट जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आशावादिता है मुझ में। और मुझे लगता है कि चीजें बढ़िया होंगी, हो जाएंगी, है ना। यदि इस धरती पर एक व्यक्ति को अनुभव हो जाता है और वो अपने जीवन मतलब अपने पूरे जो भी उनका जीवन काल रहा उसमें हमारे लिए सब कुछ अत से इति तक वो लिख के जाते हैं, और हमारे जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को समझ में आने लगता है, तो समझ में तो जरूर आएगा। और जो व्यक्ति समस्या को बड़े स्तर पर देख रहा है उसको तो मुझे लगता है और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। बस देरी इस बात की कि हम पूरे विचार को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाएं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। एक और बात, मतलब जो प्रैक्टिकल इमीडिएटली आज अभी से जो कर सकते हैं वो 2-3 चीजें। प्लास्टिक का इस्तेमाल घर पे, अगर हम कोई रूम में हम नहीं रह रहे तो लाइट बंद करें, नल पानी का बंद करें। इनसे ही जब हम छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं तो ये भी बहुत सारा हेल्प करेगी। आपसे तो सहमत। हमारे, हम जो 17 लोग सुन रहे हैं उसी पे अगर हम कर सकते हैं तो वो अच्छी, और हमें देख के बच्चे भी देखते हैं। टोटली बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है ना। तो इन सब बातों का अधिक से अधिक ध्यान रखें, इंडस्ट्रीज को कम सपोर्ट करें, मैं तो यही कहूंगी। अभी मेरा शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, बाकी सारे शिफ्ट तो भैया बहुत पहले से हैं ही, हम लगभग मुझे लगता है सभी में होंगे। धीरे धीरे मेरा ध्यान अब इस तरफ गया है कि अपनी जीवनचर्या को ऐसा व्यवस्थित कर लिया जाए कि ऊर्जा की आवश्यकता कम से कम हो, एक ध्यान यहाँ गया है। बाकी हमने सोलर पैनल तो लगा ही लिए थे बहुत पहले, सभी कुछ लगभग कर डाला था, पर मुझे अब ध्यान जा रहा है कि अभी व्यवस्थित एक तो करना है, दूसरा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करना है, ये दूसरी जगह मेरा ध्यान जा रहा है। लेकिन और तीसरी जगह जहां मेरा ध्यान जा रहा है वो ये कि व्यवस्था खड़ी किए बिना, है ना, आप मुक्त मतलब भ्रम मुक्त नहीं हो सकते ना, परंपरा में नहीं आएगा। मेरे अकेले सुखी हो जाने से कुछ नहीं घटेगा, मेरा अकेला सुखी हो जाना पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। तो मानवीय परंपरा की स्थापना के क्रम में वैचारिक समाधान प्रत्येक एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, इतना प्रयास है मेरा, है ना। और इतने प्रयास से कम में कुछ नहीं होगा। जी छोटू अंकल। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है जी। बहुत बढ़िया। ऊर्जा के बारे में तो काफी जानकारी, नवीनपूर्ण जानकारी मिली जी। अभी कल एक मूवी यानी डॉक्यूमेंट्री
वो जो सोलार गांधी करके टॉपिक था वो मैंने ग्रुप में रखी थी। यस यस। हाँ, परमा सोलंकी, चेतन सोलंकी करके हैं। काफी 11 साल वो बस में घूमेंगे पूरे देश में या तो अलग अलग जगह पे, और सोलार एनर्जी के बारे में उनका एक विजन है। और काफी प्रश्न तो है ही, फिर भी वो बोल रहे हैं कि सब में प्रश्न तो है किंतु मिनिमम प्रश्न कहाँ है अभी दिख रहा है, तो उस तरह से वो उनका ये है पूरा जोर। दूसरा ऊर्जा के बारे में कुछ था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा, कल की मूवी के बारे में मैं शायद लेट जुड़ा, शायद आप लोगों ने कुछ बातें की होगी। हाँ। उसको हिंदी में यदि सबटाइटल कर दें तो बहुत प्रयास किया, आप सोच नहीं सकते हमने कितना प्रयास किया होगा उस वो मूवी हमको अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, इसका प्रयास। वो मूवी एक्चुअली सेंसर और बैन हो गई, तो बहुत ही चीप क्वालिटी में वो मूवी हमें उपलब्ध हो पाई, है ना। और लेकिन फिर भी वो मूवी हमें दिखानी तो थी, तो हमने कहा हम दिखा तो देंगे, चाहे भले हम हिंदी खुद की कमेंट्री करते करते दिखा रहे थे जैसा तैसा, लेकिन हमने दिखाया। जी कोई भैया बोल रहे हैं? हाँ, पवन भैया कुछ कहना है आपको? नहीं दीदी, माइक ऑन था, सॉरी। हाँ, कोई बात। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति हुई, और एक एक चीज पर बहुत सुंदर है, समीक्षा के लिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। तो कल अंकल जी मैं ना हिंदी में कमेंट्री कर करके ही बीच बीच में कमेंट्री कर दी, जितना जैसा मैं कर पाई। मैं कोई कमेंटेटर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे तैसे मैंने आखिरकार उसको दिखाया। मैं चाहती थी लोगों के चित्रण में ये बात जानी चाहिए, और हम अपनी पूरी बात को एक चित्रण स्वरूप में रख सकते हैं ना, सारे चिंतन को इस चित्रण स्वरूप में लोगों के तक पहुंचाना, मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम होगा। एक मीडियम, एक जी दीदी, इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है ना। यस, बिल्कुल। क्लियरनेस की आवश्यकता है कि हम समझें पहले, है ना, जब क्या हो रहा है ना। और भैया एक हमको है ना ऐसा दिख, जैसे बहुत सारे आपने श्री सुरेंद्र पाठक जी के ना बहुत सारे फ्लो चार्ट देखे होंगे किसी ना किसी ग्रुप में। जब मैं ऐसा पाती हूँ कि कोई भी चीज फ्लो चार्ट के रूप में, ऑडियो विजुअल के रूप में आपके सामने आती, कोई आपको करता हुआ एक बार दिख जाता है, तो मनुष्य के चित्रण में वो चीज बहुत जल्दी जाती है। और ये अध्ययन की प्रक्रिया है, ये मुझे लगता है ये स्पीड अप होगी डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, है ना। जब हम बातचीत करते हैं इसको, अब वही है ना, मेरी भी पता नहीं कितनी इसकी योग्यता है करने की, लेकिन मैंने शुरुआत तो कर ही दी है, तो देखेंगे करके कहाँ तक पहुंचते हैं, पर करना जरूर है, ये बात मुझे पता है ना। बढ़िया है। हाँ, ये पात्रता बनने के लिए, सुनने की पात्रता बने, उसके पहले तो कुछ चाहिए ना हमें, है ना। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से एकदम उपयोगी है ये, काफी अच्छा लगा। हाँ। मेरा सुझाव ये था जी, जो मूवी है जी, फ्रेंच वाली मूवी, उसके कुछ अंश निकाल के क्लिप कटिंग करके और हिंदी का उसको संक्षिप्त किया जाए, और बच्चों के लिए वो बहुत प्रेरणादायी रहेगी कि वो जो कार्टून देखते हैं तो उनको ये कार्टून ऐसे लगेगा कि अरे ये अलग ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम उसमें प्रवेश करके उनको विद्या का, दर्शन का एक परिचय करा सकते हैं। ये मेरा सुझाव था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपके सुझाव को हम ध्यान में रखेंगे, है ना। क्या कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे, कुछ कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया है ना। ओके छोटू अंकल, तो 8:45 हो गए हैं। बढ़िया है ना। ये जनसंवाद का आह्वान मैं बार बार इसका स्वागत करती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो और आप मजे से रहें। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। सभी को हरिहर नमस्ते सभी को। जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जानकी दीदी।